राम राम दोस्तों, मैं हूं वीरू और आप लोग देख रहे हैं डीप इनसाइट इंडिया। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। सबसे पहले दोस्तों, मेरे सारे सनातनी भाइयों और बहनों को श्री राम नवमी की ढेर सारी बधाइयां। प्रभु श्री राम आप सबको सुखी और खुश रखें। दोस्तों, जो लोग कह रहे थे तीसरे टर्म में मोदी जी संख्या कम होने के कारण कमजोर पड़ जाएंगे और बैसाखी के सहारे ये सरकार चलेगी, उनके मुंह पे जोरदार तमाचा लगाया है मोदी जी और साहब जी की जोड़ी ने और वक्फ बिल पास कर लिया है। जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है वो दोनों सदनों से पास कर लिया गया है। जो आस लगाए बैठे थे जनता दल यूनाइटेड से, जो आस लगाए बैठे थे चिराग पासवान जी से, जो आस लगाए बैठे थे तेलुगु देशम पार्टी से और जो बाकी सहयोगियों से ये आस लगाए बैठी थी विपक्ष की ये अपने मुस्लिम वोट बैंक के चलते साथ नहीं देंगे, वो सबने साथ दिया क्योंकि सबने सच्चाई के साथ खड़े होने का निर्णय लिया। और नतीजा ये है कि पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में भी मेजोरिटी के साथ ये बिल पास हो गई है। अब बस इंतजार है इस पे राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर का और फिर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो 2025 का है वो लागू हो जाएगा और खत्म हो जाएगी वक्फ की तानाशाही। तो दोस्तों, आज थोड़ा सा समझेंगे ये वक्फ को पुराना क्या था और नए बिल में क्या आया है, जो मतलब क्या बदलाव आने वाला है इसमें। दोस्तों, इस्लाम में जो जन कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए जो संपत्ति दान कर दिया जाता है उसे कहते हैं वक्फ। और जो दान करने वाला है, वक्फ करने वाला है, उसको बोलते हैं वाकिफ। और इस संपत्ति का देखभाल करने के लिए, हिसाब किताब रखने के लिए एक मुतवल्ली नियुक्त किया जाता है और जो इसका सारा हिसाब किताब रखता है। दोस्तों, इससे पहले 1954 और 1995 में वक्फ के ऊपर कानून बने हैं और ये कानून जो अब तक बने थे वो अब के कानून से बहुत हटके थे। अब जो कानून बना है वो क्या है वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। पहले जानते हैं दोस्तों, ये जो पूरा वक्फ का सिलसिला है, वक्फ एक्ट है, ये कहां आके फंसता है। भारत एक डेमोक्रेसी है और एक डेमोक्रेसी के अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ हद तक लॉजिकल होते हैं, डेमोक्रेटिक होते हैं। क्या वक्फ ऐसा था? क्यों ये कहा जाता है जिस प्रॉपर्टी पर उंगली रख दे वो वक्फ की हो जाती है? और क्या सच में वक्फ इतनी ताकतवर है? दोस्तों, वक्फ एक्ट 1995 सेक्शन 40 ये कहता है कौन सा जमीन वक्फ की है नहीं है ये खुद वक्फ बोर्ड तय करेगा। वक्फ स्वतः संज्ञान लेता है और खुद उस जमीन की इंक्वायरी करता है और खुद ही उस पर फैसला सुनाता है। अगर किसी को वक्फ बोर्ड की उस फैसले पे दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो वो कहां पे इसको चैलेंज करेगा। अगर गांव में दो परिवारों के बीच, पड़ोसियों के बीच कोई तकरार होता है जमीन को लेके, वो जाते हैं कोर्ट में। लेकिन अगर वक्फ किसी की जमीन को अपना डिक्लेयर कर दे तो वही वो वक्फ की ट्रिब्यूनल में जाएगा और जो अपना कागजात है प्रमाण करने की कोशिश करेगा वक्फ की ट्रिब्यूनल में कि ये जमीन वक्फ की नहीं है, उसकी है। और वहां पे फैसला अगर वक्फ ट्रिब्यूनल का ये रहा कि नहीं ये जमीन वक्फ की है तो वो आगे और कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं कर सकता। बहुत स्पेशल केसेस में ये हाईकोर्ट अगर या फिर सो मोटो ले ले या फिर कोई बहुत ही स्पेशल कंडीशन है तो उस पे सुनवाई होती थी, नहीं तो वो जमीन वक्फ की हो जाती थी। ये थी असली दिक्कत की जड़ जिसके चलते वक्फ ने, जैसे जोगी जी ने ये भी बोल दिया था अपने स्टेटमेंट में कि ये वक्फ बोर्ड है या भू माफियाओं का बोर्ड है। क्योंकि भारत जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक ऐसा संस्था इतने सालों से चलते आ रहा था 1954 से लेके आज तक, जिसका कोई भी डेमोक्रेसी से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, तो आज भी वही औरंगजेबी तरीके से अपना तानाशाही चला रहा है। अब दोस्तों, जो बदलाव आने वाले हैं
जाहिर है राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर के बाद, और अब तो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर लिया गया है। और मैं ये जानने के लिए बेताब हूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच होगा वो कैसे धोएगा जो याचिकाकर्ता गए हैं ना सुप्रीम कोर्ट, इस चीज इलॉजिकल चीज को लेके उनको कैसे धोएंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, वो मैं सुनने के लिए बेकरार हूं। तो जाहिर है ये बिल कानून बनने के बाद जो बदलाव आने वाले हैं वो बदलाव क्या है दोस्तों, आइए सुनते हैं। सबसे पहला कुछ मोटे मोटे 4-5 पॉइंट में इसमें से वो निकाल के लाया हूं, जो इंपॉर्टेंट है उसी पे ही बात करेंगे। पहला है, जो वक्फ करेगा वो उसकी खुद की जमीन होनी चाहिए। आज तक किसी से मिला हुआ जमीन मेरे नाम पे भी नहीं है, लीगल जो ओनर है वो मैं नहीं हूं, फिर भी मैंने वक्फ कर दिया। बहुत किस्से ऐसा देखने को मिला है, लीज पे ली गई जमीन को वक्फ कर दिया और आज के डेट में वक्फ उस पे मालिकाना हक जमाता है। वैसा आज से आगे, और मतलब आज से नहीं, ये कानून बनने के बाद से आगे और नहीं हो पाएगा भारत में। शुक्र है। जो खुद की जमीन है, भाई दान किसको करोगे, क्या चीज दान करोगे? ये पेन मैं दान कर सकता हूं क्योंकि ये मेरा है। आपके जेब में पेन है, मैं उसे दान कर दूं? लॉजिकल है नहीं ना? तो वही चीज लॉजिक लाया गया है इस वक्फ में कि जो खुद का है उसी को दान करो। भले ही सब कुछ दान कर दो अपना, लेकिन खुद का दान करो। दूसरा है दोस्तों, जिसको लेके सबसे बड़ा बवाल कट रहा है, वो है वक्फ बाय यूजर। उसे नए एक्ट में खत्म कर दिया गया है। वक्फ बाय यूजर अब नहीं लागू हो सकता। वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है? अगर कोई जमीन सालों से वक्फ के काम में लग रहा है तो बाय डिफॉल्ट उसका कोई कागजात हो ना हो, वो वक्फ की मानी जाएगी। वो अब से खत्म हो गया है। मतलब अगर वो जमीन मस्जिद या कब्रिस्तान नहीं है तो उस पर कोई विवाद होता है तो उसकी पूरी तरह से जांच होगी और जो न्याय है वो मिलेगा। तीसरा बिंदु ये है दोस्तों, अगर कोई जमीन वक्फ की है कि नहीं ये सर्वे करना था। पहले वक्फ अपने तरफ से एक सर्वेयर नियुक्त करता था, अब से वो सर्वे जिला कलेक्टर करेंगे। ये आया कुछ लॉजिक इसमें। जो वक्फ की तरफ से भेजा हुआ आदमी वो तो वक्फ की तरफ से ही बात करेगा ना। अब जिला कलेक्टर वो तो किसी के नहीं है, वो इम्पार्शियली उसकी जांच कर पाएंगे। और जितने भी सरकारी संपत्ति पे वक्फ का दावा है वो निरस्त हो जाएंगे। मतलब और करो, मेरा संसद भवन पे दावा ठोक दो, फिर लाल किला पे दावा ठोक दो, रेलवे स्टेशन पे दावा ठोक दो, ये सारे निरस्त हो जाएंगे। चौथी पॉइंट है दोस्तों, जो वक्फ का ट्रिब्यूनल है उसके लिए भी गाइडलाइन बना दिया है सरकार ने। पहले वक्फ बोर्ड अपने तरफ से किसी को भी मनमानी तरीके से रख लेता था, लेकिन अब ये कानून बन जाने के बाद वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल बनेगा उसमें एक रिटायर्ड या मौजूदा जिला जज और एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का मौजूदा या रिटायर्ड एक ऑफिसर होना मैंडेटरी है। मतलब वहां पे न्याय की बात होती थी और इसकी कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे कोई न्याय के बारे में जानने वाला बंदा बैठे। अब वो न्याय होगा वहां पे, क्योंकि वहां पे एक जिला जज मौजूदा या रिटायर्ड और एक जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का गवर्नमेंट ऑफिसर है मौजूदा या रिटायर्ड, वो बैठेंगे। दोस्तों मेरे मानने के हिसाब से इसे कहते हैं न्याय। इस कानून के साथ, वक्फ एक्ट के साथ सचमुच में न्याय होने जा रहा है। दूसरा है दोस्तों, ये जो वक्फ एक्ट है ये रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव से लागू नहीं होगा। मतलब जिस दिन से ये कानून बनेगा उसके पहले के वक्फ ट्रिब्यूनल के जो जजमेंट्स हैं या जो जमीन वक्फ के पास है उस पे ये कानून लागू नहीं होगा। ये जिस दिन इंप्लीमेंट होगा कानून उसी दिन से आगे जो नई संपत्तियां आनी है वक्फ के पास वो इस प्रोसेस से होके गुजरेंगी। लेकिन भाई वो अमित शाह जी हैं और नरेंद्र मोदी जी हैं,
उन्होंने अगर ये रखा है तो बहुत जानबूझ के रखा है। दोस्तों ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, लेकिन उसके साथ ये कह दिया गया है कि जितना भी वक्फ की जमीन है उसकी रजिस्ट्रेशन करवा लो। और जैसा कि ओवैसी साहब ने ही बोला था 80% वक्फ की जमीन की कोई कागजात नहीं है, तो बिना कागजात के रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे? जब रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचोगे कि ये जमीन जो मैदान है ये हमारा है और यहाँ पे बच्चे खेलते हैं तो ये वक्फ को दे दिया जाए, तो रजिस्ट्रेशन वाले बोलेंगे ठीक है कागज दिखाओ, वक्फनामा दिखाओ, किसने वक्फ किया था, कैसे ये जमीन वक्फ की है। अगर कागज है तो वो वक्फ की है, ले जाओ सारी जमीनें भाई। 37 लाख एकड़ की जमीन है ना, ऐसा कानून बनाए थे पिछले सरकारों ने कि 6-7 लाख एकड़ से 37 लाख एकड़ तक पहुंच गए थे। ले जाओ सारे के सारे 37 लाख एकड़ आपको दिए मोदी सरकार ने, लेकिन कागज दिखाने पड़ेंगे। अगर कागज नहीं है तो फिर वो जमीन सरकार जांच करेगी किसकी है, जिसकी है उसको दे दी जाएगी। ठीक है, अब होगा न्याय। ये कांग्रेस का नारा था ना, अब होगा न्याय। इस कानून के साथ, वक्फ के साथ सच में अब होगा न्याय। बाकी संसद में मैंने कईयों को कहते सुना, बड़े बड़े स्पीकर्स को कहते सुना कि भाई हिंदुओं पे तो कोई ये नहीं है, उनके मंदिर फ्री चल रहे हैं। भाई अब बुड़बक अपने बुद्धि पे थोड़ा तेल वेल मालिश करो और ये ज्ञान लो कि हिंदू एंडाउमेंट एक्ट जो है, हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट, जो हिंदू मंदिर है, हिंदू मंदिरों की संपत्ति है, वो 1951 से सरकारी अंगूठे के नीचे दबी हुई है। भाई डिमांड तो ये चलता है कि सनातनी बोर्ड बने और सारे जो हिंदू मंदिर के ये है अधिकार है वो वहां पे सुरक्षित रहे। हिंदू मंदिर से टैक्स लेती है सरकार, तो अपना ज्ञान, बैल बुद्धि, अपना ज्ञान पे थोड़ा इजाफा करो और संसद जैसी जगह पे, गणतंत्र का मंदिर बोलते हो उसको, संविधान से चलता है वो चीज और दिन रात संविधान लहराते रहते हो, और जो बात वहां पे बोल रहे हो वो बोलने से पहले थोड़ा ज्ञान ले लो। तो दोस्तों फिर एक बार आप सबको रामनवमी प्रभु श्री राम के चरणों में ये वीडियो में अर्पित करता हूं, और प्रभु श्री राम मेरे देश को, भारत को खुशहाल बनाएं और आप सबको सुखी और समृद्ध बनाएं। यही इस रामनवमी के अवसर पे मेरी प्रभु के निकट ये प्रार्थना है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।